ये एक बेसमेंट का मंजर था जहाँ 8 आदमी 3 दिनों से भूखे प्यासे बंद थे। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला और दादा अंदर दाखिल हुआ। वो सब नींद पे होश थे। सामने बड़ा ठंडा पानी उठाया और उनके ऊपर फेंका। वो आदमी हड़बड़ा कर उठे। हमें जाने दो। कौन हो तुम? क्यों लाए हो? हमें छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक आदमी ने धमकी दी। हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? वाह भाई वाह। तुम लोग शायद जानते नहीं हो कि तुम लोग किसके पास हो। तुम लोगों की मौत पक्की है, मगर जब तक सर का हुक्म नहीं होता तुम लोग तब तक ऐसे ही पड़े रहोगे। दादा बोलता फिर से उन्हें भूख प्यास से तड़पता हुआ छोड़ आया। इस वक्त जहाँ से पट पर लेटा आज के होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था। जहाँ से अपने जिगरी दोस्त फरहान के साथ आज लंच करने आया था। अभी वो अंदर आया ही था कि थोड़ा आगे चलकर उसे कोई चीख सुनाई दी। उसे फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और एक लड़की दूसरी लड़की के पीछे छुपी हुई थी। जबकि सब हंस रहे थे, वो लड़की आहिस्ता से लड़की के पीछे से निकली और फिर हंसी। वो उस लड़की को देखता ही रह गया, जो बिल्कुल सादा मगर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। इत्तेफाक था कि लिसा चलती हुई उसके ठीक आगे वाले टेबल पर बैठ गई और वो बेखुद सा उसको यकटक देखता जा रहा था। वो सब याद करके झांसेब के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई। उसे बार बार उसकी झुकी हुई नजरें याद आ रही थीं। पूरे वक्त में उस लड़की ने एक बार भी नजर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा था। आज तो मुझे ज़मीन पर चलती फिरती परी नजर आ गई है। उफ, कितनी प्यारी थी, कितनी हया थी उसकी आंखों में। सोचकर वो मुस्कुरा दिया। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैली बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। अलीसा उठी और आज खुद नाश्ता बनाने के गौर से किचन में चल दी। वो सब नाश्ते से फारिग हो गए थे। अलीसा आसिम को लिए शॉपिंग पर चली गई। वो मॉल में दाखिल हुई तो आसिम के साथ अपनी तमाम शॉपिंग कर ली। वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ रहे थे जब अलीसा से कोई टकराया और वो गिर ही जाती अगर आसिम फौरन बात सुना पकड़ता। आसिम ने गुस्से से सामने की तरफ देखा जहाँ टकराने वाला गायब हो चुका था। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सैम, चलो हम चलते हैं। अलीसा सैम को लिए बाहर की जाने बढ़ गई जबकि एक साइड पर खड़ा वजूद मकरूर सा हंसा क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। मुकसम काम में पूरी तरह उलझा हुआ था और कुछ उसे हवेली से बार बार पैगाम आ रहे थे कि वो हवेली आए। आज उसे शाह कंपनी की तरफ से इनविटेशन आया था, जो देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नुमादार हुई। जो भी हो, वो कम से कम अपनी शहजादी का दीदार तो कर सकेगा। दूसरी तरफ जहाँ से हाथ में इनविटेशन कार्ड पकड़े सोच रहा था कि वो लड़की जिससे उस दिन उसके बाद उसका पीछा ही नहीं छोड़ा, उसके ख्यालात सोच ख्वाबों तक रसाई हासिल कर ली थी, वो उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थी। मुकम्मल तौर पर उस लड़की ने जहाँ से भान को अपना असीर बना लिया था। आज अलीसा के मामा पापा की शादी की एनिवर्सरी थी और सब ने मिलकर एक फंक्शन अरेंज किया था जो बाहर लॉन में रखा गया था। लॉन को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। अलीसा के मामा पापा की शादी की सालगिरह इस्लामी साल की पहली तारीख को आती थी। उन्होंने कभी अपनी एनिवर्सरी अंग्रेज़ी तारीख पर नहीं मनाई थी और ना ही कभी कोई फंक्शन रखा था। लेकिन इस बार सारी तैयारी उनके बच्चे कर रहे थे। सरदार साहब ने मना करना चाहा मगर सबके इसरार करने पर खामोश हो गए। उन्होंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस कुछ चंद जानने वालों को बुलाया था, जिनमें मुकसम और झांसे भी अहम मौजूद थे। वो ये नहीं जानते थे कि सरदार साहब उनके बाप चाचा के जिगरी यार हैं, लेकिन सरदार साहब उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझते थे। इससे उन लोगों को बुलाने का भी सरदार साहब नहीं बोला था। और आज साल की पहली तारीख के साथ 8 नवंबर भी था, मतलब अलीसा की सालगिरह, जो रात को मामा पापा के साथ मनाई जानी थी। मगर अलीसा इस सब से बिल्कुल बेखबर थी। उसे तो अपने मामा पापा की एनिवर्सरी की खुशी में ये भी याद नहीं था कि रात 12 बजे उसकी भी सालगिरह शुरू हो जानी थी। इसलिए तो उमर ने फंक्शन का टाइम रात 10-11 बजे का रखा था, क्योंकि सुबह इतवार थी, इसलिए किसी को भी मसला नहीं हुआ था। लीसा को आज अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसको बुखार हो रहा था, जिसे देखते हुए उमर ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर और कुछ देर में ठीक हो जाने की हिदायत देता चला गया था। जबकि उमर ने लीसा को मेडिसिन देकर सुला दिया और फ़ौरन सोने की वजह से नींद की गोली थी जो उमर ने दी थी, ताकि वो लोग अपना काम आराम से कर सकें और लीसा भी आराम कर ले ताकि वो रात को बिल्कुल फ्रेश हो। फंक्शन उरूज पर था मगर सब लोग आ चुके थे, जबकि मुकसिम की नसें बार बार किसी को ढूंढ रही थी मगर वो उसे कहीं पर नहीं दिख रही थी। कुछ यही हाल झांसेब का भी था, वो भी बेचैन सा हुआ बैठा था। मुकसिम ब्लैक पेंट कोट साथ वाइट शर्ट पहने बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि झांसेब ब्लू थ्री पीस सूट पहने अपनी तमाम तर वजाहत के साथ खड़ा था। वो दोनों एक ही खानदान के चिराग थे, भला किसी से कम हो सकते थे। महफिल में मौजूद तमाम लड़कियां सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रही थीं और बार बार मौका तलाश कर रही कि किसी तरह बात हो जाए।
उनसे मुकसम तो सख्त उकता गया था इस सब से और बार बार नसें घुमाता, मगर फिर मायूस हो जाता, जाने वो कहाँ थी। 12 बजने में 40 मिनट रह गए थे जब उमर चलता हुआ आयशा की तरफ आया, जो आज लाइट पिंक मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। मुकसिम ने पास आते सलाम किया। आयशा, जो मरियम से बातों में मसरूफ थी, उमर की आवाज़ सुन के एकदम मुड़ी। वो ब्लैक थ्री पीस पहने हद दर्जा हैंडसम लग रहा था। आयशा ने दिखते ही नजर झुका दी। वालेकुम सलाम। जी, आपसे एक काम था। 12 बजने में कुछ ही वक्त रह गया है। आप अलीज़ा को उठा दें जाकर और उसे तैयार भी करवा के ले आएँ। जब वो तैयार हो जाए आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। जी ठीक। आयशा बोलती मरियम के साथ अंदर की जाने बढ़ गई। अलीसा की आंख खुली तो खुद को सोता पाकर उछल कर उठी। हाय अल्लाह, मैं सो रही थी। मैं कैसे सो गई? बाहर से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, मतलब फंक्शन शुरू हो चुका था। हाँ जी मैडम, उठ गई आप? चलो अब जल्दी से तैयार होकर आओ, 10 मिनट में बाहर अंकल आंटी तुम्हारे इंतज़ार में हैं। मरियम ने आते ही पैगाम दिया। अलीसा हाँ में सर हिलाती ड्रेस लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। अलीसा तैयार हो चुकी थी। आयशा ने फ़ौरन उमर को मैसेज किया, जिससे उमर का जवाब आया कि बाहर ले आओ, अभी 12 बजने में 15 मिनट है। अलीसा ने उन दोनों के साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। महफिल में चंद ही लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। इससे सबको खाना खिला दिया गया था, मगर मुकसिम से तो वो भी नहीं खाया गया था। वो तो बेहद बोर हो रहा था। उससे काफ़ी बार अलीसा का कमरा भी देखा फ़ोन पर, उधर कोई नहीं था। भला वो कहाँ जा सकती थी? अब उस बेचारे को क्या पता कि अलीसा के 2 कमरे थे और दोनों एक जैसे थे। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि सारी लाइट्स बंद हो गई। एकदम शोर सा उठा तो आसिम की आवाज़ लॉन में गूंजती कि थोड़ी देर खामोश रहा जाए, लाइट अभी आ जाएगी, जिसकी वजह से सब चुप कर गए। अलीसा बाहर आई तो हर तरफ अंधेरा था। एक पल को वो डर गई थी। जब उससे लॉन में पहला कदम रखा तो अचानक म्यूजिक चलने लगा। अलीसा ने 2 कदम आगे बढ़ाए तो एक लाइट चली, जो सिर्फ अलीसा की वजूद पर पड़ रही थी। वो हैरान सी होती आगे कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो चल रही थी वैसे वैसे लाइट्स भी चलती जा रही थी। लाइट ऑन होते ही मुकसिम की नज़र अलीसा पर पड़ी। उसकी तो दिल की दुनिया ही हिल गई। वो वाइट घुटनों से नीचे आती फ्रॉक के साथ वाइट ही चूड़ीदार पजामा, वाइट ही दुपट्टा कलाइयों में, वाइट ही चूड़ियाँ पहने, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, लाइट सा मेकअप किए, बाल को खुला छोड़े क्या मटा रही थी। जबकि कुछ फांसे पर खड़े चांसेब का भी यही हाल था। वो बगैर पलक झपके उसे ही देखे जा रहा था। अलीसा चलती आ रही थी। जब एक और लाइट रोशन हुई, वहाँ आसिम चलता आ रहा था। पीछे गाना शुरू हो चुका था। बन जा तू मेरी रानी, तेनों महल दवा दूंगा। बन जा मेरी महबूबा, मैं तेनों ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी, रानी बन मेरी रानी रानी। साथ साथ वो अलीसा के स्टेप ले रहा था, कभी दाएं फिर कभी बाएं। अलीसा बस मुस्कुराई जा रही थी। आसिम ने अलीसा को गोल गोल घुमाया और आहिस्ता से माथे पर अकीदत से बोसा दिया। फिर म्यूजिक आया और आसिम अलीसा का हाथ पकड़े थोड़ा चलकर आगे आया और हाथ छोड़कर पीछे हो गया। फिर सामने लाइट चली और अब सामने अली था। इश्क भुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी, तेरे पीछे दुनियादारी छट में आया नी। अली साथ साथ गाता हुआ आ रहा था। जब अलीसा के पीछे एक और लाइट चली, अलीसा पीछे की तरफ मुड़ी और अब सामने अहमद था। अहमद अलीसा के हाथ अपने कंधे पर रखे स्टेप ले रहा था। फिर उसने अलीसा को घुमाया और अलीसा अली की तरफ चली आ गई। अली स्टेप लेता अलीसा को घुमाकर सामने किया और अहमद और अली ने उसके दोनों गालों पर एक साथ चूमा और हाथ पकड़कर कुछ कदम आगे आए और पीछे हो गए। अब म्यूजिक चल रहा था और हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ अलीसा की वजूद पर रोशनी थी। सामने लाइट चली और अब सामने उमर था। अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल, अखियां नू रहन दे, अखियां दे कोल कोल। उमर अलीसा का हाथ पकड़ता घूमने लगा। आजा जानी, आजा माही, आजा मेरे दिल दे कोल। उमर अलीसा को अपने एक बाजू से घुमाता दूसरे बाजू पर लाया। फिर वो चारों भाई एक साथ सामने आए और स्टेप लेने लगे। गाना बंद हुआ और अलीसा खिलखिलाती हुई उनके पास आई। पास आने पर वो चारों एक आवाज़ से बोले, हैप्पी बर्थडे आपी। जबकि अलीसा फिर से खिलखिलाई और उमर के गले लग गई। वो तीनों भी उनके गले लग गए। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई थी। वो मुस्कुराते हुए मामा बाबा की तरफ बढ़े। अलीसा ने बाबा जान के गले लगते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। सरदार साहब ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा और उसका माथा चूमा। फिर वो अपनी मामा के गले मिली और गाल पर बोसा दिया। अब मंजर ये था कि दरमियान में अलीसा, दाएं जानिब सरदार साहब, जबकि बाएं जानिब आमना बेगम खड़ी थी। उनकी दाएं जानिब उमर और आसिम, जबकि बाएं जानिब अली और अहमद खड़े थे।
फिर अलीसा ने मामा और पापा का हाथ पकड़कर केक काटा और सब ने तालियां बजाने लगे। अलीसा मामा पापा को केक खाने के बाद उमर को खिलाने लगी। केक उसे खिलाकर क्रीम उसके गाल पर लगा दी और हंसी। फिर यही अमल उससे अली और अहमद के साथ किया और अब बारी थी आसिम की केक खिलाकर उसकी नाक पर क्रीम लगा दे, तो वहाँ सब हंसने लगे। अब हमारी बारी। अली और अहमद बोलते ही अलीसा की तरफ बढ़े। अली ने अलीसा का दायां गाल अपने गाल से लगाया और अहमद ने अपना बायां गाल अलीसा के गाल से मिस करके पीछे हटे तो कहका लगा, क्योंकि अलीसा के दोनों गालों पर क्रीम लग चुकी थी और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। नालायक इंसान हो, शर्म तो नहीं आती? अलीसा ने अपनी हमेशा बोलने वाली लाइन बोली। उन दोनों ने हंसते हुए एक एक टिश्यू पकड़ा और दोनों ने अलीसा के गाल साफ किए और तब से अब तक एक एक मंजर कैमरामैन अपने कैमरे में कैद कर रहा था। वहाँ मौजूद हर एक फर्द रश से इन बहन भाइयों को देख रहा था। चले मैडम, अब इधर आए। उमर बोलता अलीसा का हाथ पकड़कर एक टेबल की तरफ बढ़ा और वहाँ जाकर बैठा गया और एक अंकल को इशारा किया जो अब उस तरफ आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अलीसा ने सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा फील हो रहा है अब आपको? उन्होंने सामने बैठे हुए पूछा। बेहतर, मगर सर दर्द करता है, वक्फे वक्फे से और घबराहट सी होती है। अलीसा ने सच बताया। उन्होंने अलीसा का चेकअप किया और बोले, ठीक है बेटा, बस बुखार की वजह से ऐसे हो रहा है, आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा। अलीसा से बोलते उठे और उमर को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो उठ कर गए तो मरियम और आयशा वहाँ आकर बैठ गईं और वो तीनों बातें करने लगीं। वो एक टेबल पर आकर बैठे जहाँ मुकसम और चांद से बैठे थे। उमर भी उनके सामने बैठ गया। अंकल, सब ठीक तो है? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। उमर, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम समझदार बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बताना मुनासिब समझता हूँ। मुकसम और चांद से भी आगे होकर बैठ गए। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ। देखो बेटा, अलीज़ा की हालत कुछ ठीक नहीं लगी मुझे। उसकी नब्ज़ रुक रुक कर चल रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। मतलब उसका खून गर्दिश नहीं कर रहा। ये सब बुखार में नहीं होता। क्या मतलब अंकल? आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बोलें। उमर हादसा परेशान हो गया था। ऐसी अलामात हमें तब मिलती हैं जब किसी को हद से ज़्यादा खतरनाक जहरीला जहर दिया जाए। वो बोल रहे थे और उमर को लग रहा था उसका दिल किसी ने मसल कर रख दिया हो, जबकि मुकसम को अपना आप किसी गहरी खाई में गुम होता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में कर लिया हो। जहाँ सेब का भी यही हाल था। उसके दिल में बहुत बड़ा डर बसेरा कर गया था। तुम कुछ देर बाद उसे लेकर अस्पताल आओ, मैं उसके कुछ टेस्ट करूँगा और फिर ही कोई हल निकाल सकूँगा। जी अंकल, मैं 1 घंटे तक उन्हें आपके पास ले आऊँगा और प्लीज़ ये बात किसी को पता ना चले। अलीज़ा बहुत हसास है, वो बहुत हर्ट होगी। उमर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा। फिक्र मत करो बेटा, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इतनी प्यारी गुड़िया को हम कुछ नहीं होने देंगे। तुम बस कुछ टाइम बाद इसे लेके पहुँचो। वो ये बोलते उमर के साथ उठकर चले गए, जबकि मुकसिम को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। उसने अलीसा की जानिब देखा, जो काफ़ी फासले पर खड़ी आयशा की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। अलीसा मरियम की कोई बात सुन रही थी। इस वक्त वो किचन में थी जब उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे एकदम उसके जिस्म से जान निकल रही है। उससे खुद पर कंट्रोल करना चाहा पर बेसुध। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उससे जल्दी से ही कुर्सी का सहारा लिया। लाली, क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? आयशा मरियम परेशान सी हो गई। मरियम ने अलीसा को कुर्सी पर बिठाया, जबकि आयशा 1 मिनट की भी देर किए बगैर भाई की तरफ दौड़ लगवाए। उमर, वो अलीसा। उसका सांस फूल चुका था, उस जिसकी वजह से बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ आयशा? उमर फौरन भागता आयशा की तरफ आया। उमर, वो अलीसा, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, वो बेहोश हो गई है। आयशा के बताने की देर थी। उमर भागता हुआ अंदर आ गया। आप ही, आप ही उठें। आप ही, क्या हुआ आपको? देखें आप ही, उठें, आंखें खोलें। प्लीज़ आप ही उठें, एक बार आंखें खोल लें, हमें तंग ना करें। उमर अलीसा का चेहरा थपथपाता और मुसलसल उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि अलीसा के वजूद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उमर ने अलीसा को फौरन बाजू में उठाया और बाहर की जानिब भागा, जबकि आयशा को लगा कि उमर अकेला काफ़ी नहीं है। इससे वो आसिम के पास गई, जो मुकसिम और चांद के साथ बैठा बातें कर रहा था। आसिम, वो अलीसा को पता नहीं क्या हो गया है, वो आंखें नहीं खोल रही। उमर, अंदर क्या है? आसिम फौरन उठा और भागता हुआ अंदर गया, जबकि मुकसम और चांद भी उसके पीछे ही थे। वो लोग जब अंदर की जानिब गए तो अंदर उन्हें कोई नहीं मिला। आसिम, वो अलीसा को पता नहीं क्या हो गया, वो हमसे बातें कर रही थी, उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उमर उससे लेके बाहर की तरफ गया है, मरियम ने रोते हुए बताया, जबकि वो 1 मिनट की भी देर किए बगैर बाहर की तरफ भागे। उमर बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता अस्पताल पहुंचा और अलीसा को बाजू में उठाकर अंदर की जानिब भागा। डॉक्टर,
डॉक्टर! वो ऊंची आवाज़ में चीखा तो वो भागते हुए बाहर आए। अंकल इसे देखें क्या हो गया है। वो अलीसा को स्टेशन पर लिटाते हुए बोला। आप इधर ही रुको बेटा, हम लेके जा रहे हैं ना। अल्लाह से दुआ करो कुछ नहीं होगा। डॉक्टर उमर से बोलते हुए तेजी से अलीसा को लेते हुए आईसीयू में दाखिल हुए। पीछे वो तीनों भागते हुए आ रहे थे। या अल्लाह आप ही को कुछ ना हो। आपको तो पता है ना हम नहीं रह सकते उनके बगैर। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने ये किया है। जान से मार दूंगा मैं उसे। उमर इस वक्त कुछ और ही दिख रहा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारे बनी हुई थी और दिल मुसलसल अपनी बहन की सलामती की दुआएं मांग रहा था। भाई, आप ही कहाँ हैं? क्या हुआ उन्हें? किधर हैं आप ही? आसिम बहुत ज्यादा परेशानी से पूछ रहा था। अंदर है अभी, डॉक्टर आएगा तो बताएगा। उमर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। भाई, आप लोग क्यों आ गए? ऐसे ही परेशानी उठानी पड़ी आपको? उमर ने मुकसम और झांसी को देखते हुए कहा। तुम छोटे भाई हो मेरे, चचा जान के बेटे हो, तो फिर परेशानी कैसी? फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं वो ये खुद को दिलासा दे रहा था या उमर को। मुकसिम ने उमर को हौसला दिया, जबकि चांद साहब की मौजूदगी को बिल्कुल भुलाए हुए था, जैसे वो वहां हो ही ना। हाँ, फिक्र मत करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, तुम बस दुआ करो। चांद साहब उमर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। उन्हें यहाँ बैठे 4 घंटे हो गए थे, पर अभी डॉक्टर भाई नहीं आया था। वो अब हद से ज्यादा परेशान हो गए थे। उनकी जुबान पर एक ही दुआ थी, अलीसा की जिंदगी। आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उमर भागकर उन तक पहुंचा। डॉक्टर कैसी हैं आप ही? क्या हुआ है उन्हें? आपको पता भी है उन्हें कौन सा जहर दिया गया है? उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक जहर दिया गया है, वो भी किसी खाने पीने की अशिया में डालकर नहीं बल्कि इंजेक्शन से। और उन्हें वो जहर दिए 10 दिन हो गए हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं, मगर उन्हें इस बात से दूर रखा जाए तो बेहतर है। उन्हें किसी बात के बारे में ना बताया जाए। आप कौन हैं? डॉक्टर ने मुकसम और जहां साहब से पूछा। ये बड़े भाई हैं मेरे। उमर ने तारुफ करवाया। आप दोनों और आप उमर, मेरे केबिन में आइए ज़रा। डॉक्टर बोलता हुआ वहां से चला गया। डॉक्टर, सब ठीक तो है? इस वक्त वो तीनों डॉक्टर के सामने बैठे थे जब मुकसम ने डॉक्टर से पूछा। देखो बेटा, तुम सब हमारे ही बच्चे हो, इसलिए मैं खुलकर बात करूंगा। अलीज़ा को हैवी डोज जहर दिया गया है, वो भी इंजेक्ट करके। उसके बाजू पे ये ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान का अंदर खत्म करने लग जाता है। खून होश खोद करने लगता है, और ये एकदम नहीं होता। इसमें 25 से 30 दिन दरकार होते हैं, और ये इंसान को ऐसे मारता है कि हम डॉक्टर्स भी पोस्टमार्टम करने से भी पता नहीं चल सके कि बंदे की मौत कैसे हुई। अलीज़ा को उसका असर जल्दी हुआ है क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। 30% जहर उसके जिस्म में फैल चुका था। ये तो अल्लाह का लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ने पहले ही रिएक्ट करके उसे सामने ले आया, वरना हमें कभी पता ना चलता। अगर चलता भी तो हम कुछ नहीं कर पाते। वो बच्ची बहुत मासूम है बेशक, वो अपने खुदा के बहुत करीब है, इसलिए वो अब ठीक है। हम मुकम्मल इलाज करेंगे अलीज़ा का। फिलहाल हमने वो जहर निकाल दिया है, वो भी बेहोश है। 2-3 घंटों तक होश आ जाएगा। कुछ दिन थोड़ी कमज़ोरी महसूस होगी, पर बाद में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तफसील से सब बताया और उमर ने दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुकसिम समझ चुका था कि अलीसा के साथ ये सब कैसे हुआ है। इस वक्त उसकी आंखों में वो वहशत थी जिससे लोग पनाह मांगते थे। मुकसिम वहां से उठा और लंबे लंबे डाक भरता वहां से निकल गया। उमर ने जान से को भी भेज दिया था। वो नहीं चाहता था कोई उनकी वजह से परेशान हो। अलीसा को होश आ गया था और आसिम उसके पास उसका हाथ पकड़ कर बैठा हुआ था, जबकि उमर डॉक्टर से बात कर रहा था। डिस्चार्ज पेपर बनवाकर वो लोग घर को रवाना हो गए। मुकसम एक बेसमेंट में दाखिल हुआ और धड़ाम से टांग मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कुर्सी खींचकर उस आदमी के सामने की और टांग पर टांग रखकर बैठ गया। ये वही आदमी था जो मॉल में अलीसा से टकराया था और उसने ही अलीसा को उस वक्त ही इंजेक्शन लगाया था। मुकसिम ने सिर्फ 15 मिनट में उसके अयाश कहा से उठाकर इधर फेंका था। मुकसिम ने अपने एक आदमी को इशारा किया, उसे ठंडा पानी उठाकर उस आदमी के ऊपर फेंका। वो आदमी हड़बड़ाकर उठा। कौन हो तुम, और मुझे क्यों लाए हो? वो आदमी मुकसम को अपने सामने बैठा देखकर बोला। किसके कहने पर तुमने जहर दिया उसे? मुकसम की दहशत सदा आवाज उसके कानों से टकराई। वो आदमी खौफ से कांपने लगा। क, क, कौन? मैंने किसी को नहीं जानता। ये बोलते ही मुकसम ने उसके हाथ की उंगलियां तेजधार चाकू से काट दी थीं। अब उस आदमी की दर्दनाक चीखें पूरी बेसमेंट में गूंज रही थीं। कहाँ पर छुपा है हावर हसन? अब उससे एक और सवाल पूछा गया। मुझे नहीं पता। वो उसका
फ़ोन आया था तो दुबई से। उसे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि कफन नसीब नहीं होगा। पर तुमने पता है किस पे हाथ डाला है? मुज़म्मिल अहमद के जुनून पे, उसकी सांसों पे। ये बोलता वो उसके दूसरे हाथ की उंगलियां एक तेज धार वाले चाकू से एक झटके से काट गया और उस आदमी की दिल दहला देने वाली चीखें 20 मिनट में गूंजने लगी। तुमने 30 दिन में उसे मारना था ना। अब वो 30 दिन तुम्हारे लिए अजाब बनेगी। रोज तुम्हारे जिस्म की एक अज़ा को तुम्हारे जिस्म से काट फेंकूंगा मैं। वो बोलता उस आदमी को ऐसे ही छोड़ते लंबे लंबे दाग भरता बाहर निकल गया, जबकि पीछे वो आदमी था और उसके दर्द से भरी चीखें। घर में किसी को भी अलीसा के बारे में नहीं बताया गया था, सवाए सरदार साहब के। उमर ने उन्हें हर बात से आगाह करना ही बेहतर समझा था। वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे। उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि किससे किया है ये सब और क्यों किया है। मामा मैं ठीक हूँ अब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए ना, आज मेरी बर्थडे भी है और आज हम सब ने कोई मस्ती नहीं की। आप प्लीज़ जाने देना, बस छत पर ही तो जाना है। अलीसा मुसलसल अपनी मामा को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो समझ नहीं रही थी। चुप करके लेट जाओ अलीसा, क्यों चाहती हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं? अमना बेगम ने सख्त लहजे में कहा, तो अलीसा मुंह पर सोचती रह गई। आप भी आप आराम करें ना। हम शाम में कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप नहीं जानती, आपकी तबीयत देखकर हमारी जान निकल रही थी। और अली और अहमद भी बहुत परेशान हो गए थे। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ऐसे ना करें। आसिम ने बहुत बुझे दिल के साथ अलीसा से बोला और अलीसा अपने भाई की इतनी फिक्र पर उसे देखती रह गई। आसिम बिल्कुल अलीसा का अक्स था। वो बिल्कुल अलीसा की तरह दिखता था। कद में वो उमर के बराबर था। सफ़ेद रंगत, अलीसा की तरह भूरी आंखें, चेहरे पर हल्की मूछ दाढ़ी। वो 18 साल का लड़का अलीसा का साया बनकर रहता था, जबकि उमर वजाहत और अक्लमंदी में बिल्कुल अपने पापा पर गया था। सूट सफ़ेद रंगत, काली आंखें, चेहरे पर हल्की बियर्ड, 5.9 कद। वो 20 साल का लड़का कहीं से भी नहीं लगता था। वो आईसीएस करने के साथ साथ अपने बाबा के साथ बिजनेस से भी मदद करवाता था, जबकि अली और अहमद जुड़वा होने के बावजूद भी बिल्कुल एक दूसरे से नहीं मिलते थे। आंखों के मामले में वो बिल्कुल अलीसा पर गए थे, जबकि अली के नैन नक्श उमर जैसे थे और अहमद के आमना बेगम जैसे। वो दोनों मैट्रिक में थे। जहानत में वो अपनी बहन जैसे ही थे। वो पढ़ाई से नहीं भागते थे, मगर शरारतों में अव्वल थे। उमर मामा को इसी तरह मनाकर अलीसा को छत पर ले आया था। वहाँ इस वक्त उन पांचों बहन भाइयों के अलावा आयशा और मरियम भी मौजूद थी। यार लाली, तुमने तो डरा ही दिया था। क्या करती रहती हो, ख्याल रखा करो। मरियम ने अलीसा को देखते हुए कहा। स्वीट हार्ट, कुछ ख्याल किया करें, क्यों हमें मारने पर तुली हुई हैं? यार बंदे बशर हैं, आपको देख के ही जीते हैं। आयशा ने शौकीन से कहा तो उमर ने झटके से सर उठाकर आयशा को देखा, जबकि अलीसा ने आयशा को चुटकी काटी। ये ड्रामे किसी और के सामने किया करो, मुझ पर लाइन मार मार कर थकती नहीं हो तुम। अलीसा ने घूरते हुए कहा। मेरी जान, ये तो हमारी मोहब्बत है, पर फिर भी आप इसे जो भी कहें हमें मंजूर है। आयशा अभी भी बात से आई। हाँ, तुम्हें कौन सा असर होने वाला है, मैं जो भी कहूँ? वो तो तुम एक नंबर की ठरकी। अलीसा ने भी जिद करने वाले अंदाज में कहा। मैडम, सबसे पहले तो आप हमें अपनी बर्थडे का केक खिलाएं। रात को हमने खाया नहीं था, बाकी की बातें बाद में करना। मैं तो नहीं खिला रही तुम जैसी न दीदी को। अलीसा ने नाक से मक्खी उड़ाई। आयशा मुंह खोले अपनी दोस्त को देखने लगी और सोचने लगी, बेइज्जती ही हो गई यार। अच्छा छोड़ें, आज आप हमें कोई गाना सुनाएं। अली ने चेक कर अलीसा से फरमाइश की। अली, मैं कैसे यार, मुझे तो सही से आता ही नहीं। नहीं आप ही, प्लीज़ प्लीज़। आसिम भाई आपके साथ गाएंगे, प्लीज़ ना। अहमद ने भी मिन्नत की। अच्छा ठीक है, पहले गिटार लेकर आऊँ। अलीसा ने गिटार की फरमाइश की, जो 5 मिनट के अंदर अंदर अली ने लाकर अलीसा के सामने हाजिर किया। सैम, अलीसा ने आसिम को बुलाया। आसिम अलीसा के साथ आकर गिटार लेकर बैठ गया। आसिम ने गिटार के कुछ तार छेड़े। गिटार की खूबसूरत सुर गूंजने लगे। चलें आप ही। आसिम ने बोला, तुम भी गाना साथ, ओके? ओके ओके। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से यूं मैं उलझता नहीं था, इस सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। अलीसा अपनी मीठी प्यारी सी आवाज़ में गा रही थी। मुकसम सरदार साहब के बुलाने पर शाह मेंशन आया था। अभी वो अंदर दाखिल हो रहा था जब उसे मीठी गाने की आवाज़ सुनाई दी और उसके कदम वहीं रुक गए। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी ही रही साथ मेरे,
ठहर जा, ये कहती है तेरी नजर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आगे तेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, कैसे हुआ, कैसे हुआ, इतना ज़रूरी तू कैसे हुआ। ये लाइन मिलकर अलीज़ा और आसिम ने गाई और सब तालियां बजाने लगे। बाहर खड़े मुकसम को ये गाना अपने दिल के अल्फाज लगे। वो हल्का सा मुस्कुराया और कदम अंदर की जाने बढ़ाए। वाह वाह, क्या गाती हो स्वीट हार्ट। आयशा ने अलीसा का गाल चूमते हुए कहा, जिसके बदले अलीसा ने उसे घूरा। आयशा आपी, आप मेरी आपी को तंग ना किया करें। अली को हमेशा की तरह अपनी बहन की फिक्र सताने लगी। तुम छोटे चूजे चुप करो, और ये तुम्हारी आपी ही नहीं मेरी लाली भी है। आयशा भी मुकाबले पर उतर आई। ये पहले मेरी आपी हैं। अली अलीसा के साथ जुड़कर बैठा, बाजू अलीसा के कंधे पर रखते हुए बोला। ओ हेलो चूजे, अब तुम मुझे जेलस करोगे? हाँ, उठो इधर से 1 मिनट में। आयशा ने चुटकी बजाते हुए कहा। पहली बात, मैं चूजा नहीं हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अपनी आपी के पास ही बैठूंगा, आप कर लें जो करना। अली भी इतराते हुए बोला, जबकि उमर तो सोचता ही रह गया कि साफत की शादी अगर उससे हो गई तो ये सबसे पहले अलीसा पर कब्जा करेगी। अलीसा तो हैरान से कभी अपने भाई को देखती तो कभी अपनी दोस्त को जो ऐसे लड़ रहे थे जैसे जंग कर रहे हों, जबकि मरियम, अहमद और आसिम उनको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शो देख रहे हों और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। बस करो तुम लोग, क्यों पागलों की तरह लड़ने लगे हुए हो? अलीसा ने दोनों को घूरते हुए कहा और उठकर कदम नीचे की जाने बढ़ाए। यार, मैं तो इसका मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो नाराज हो गई। आयशा उदासी से बोली। नीचे आ जाओ नालायक इंसानों, मैं किसी से नाराज नहीं हुई। अचानक उन्हें अलीसा की आवाज़ सुनाई दी और वो सब हंसते हुए नीचे की जानिब चल दिए। सबसे पहले तो माजरत कि आपको मेरा गाना सुनना पड़ा। आइंदा से नहीं गाऊंगी, मेरी तौबा। तो अगर किसी के कान से खून वगैरह निकला है वो गाना सुन के, तो प्लीज़ टिश्यू पेपर ले लीजिएगा। एंड इंशाल्लाह अगली एपिसोड पे आप लोगों से मुलाकात होती है। आई होप कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।